नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग टेस्ट पहला प्रारंभ किए हैं और इसमें पहला पार्ट आप लोगों के बीच में आ चुका है। निश्चित तौर पर आप लोगों ने उसको समय रहते देख लिया होगा और जिन्होंने नहीं देखा है वो अविलंब उसको पूरा कर लें। ये दूसरा पार्ट है पहले टेस्ट का। और साथ ही साथ जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाए। कई बार शिकायत रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया था, तो अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो आपको विलंब से मिलता है, तो इसको ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं पहले टेस्ट का दूसरा पार्ट। 51वां प्रश्न है, गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव था? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। गांधी जी पर टॉलस्टॉय, रस्किन और थोरो, इन तीनों लोगों का प्रभाव था। तो जरा देखा जाए कि किन किन जगहों पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो बात की जाए, यदि हम बात करें टॉलस्टॉय की, तो टॉलस्टॉय का एक प्रसिद्ध वाक्य था कि ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर ही है। और इस बात का अनुसरण करके गांधी जी ने अहिंसा आंदोलन को चलाया। और याद रखिएगा, इसका अनुसरण भी उन्होंने किया। यदि आपको असहयोग आंदोलन याद है, जो 1 मार्च 1920 को प्रारंभ हुआ और 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद जहां पर अहिंसा हो गई, जहां पर हिंसा हुई, उसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसका मतलब है कि गांधी जी उसको इंप्लीमेंट कर रहे थे। दूसरा नाम है रस्किन का। रस्किन कहते थे कि शारीरिक श्रम का सम्मान करना चाहिए, तो गांधी जी द्वारा जो हरिजन उत्थान की कार्यक्रम चलाए गए, ये इसका प्रतिबिंब है। तीसरा नाम है थोरो का। थोरो का पूरा नाम हेनरी डेविड थोरो था। इनका प्रभाव गांधी जी के ऊपर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखा जा सकता है। इन्होंने थोरो के ही प्रभाव में स्वतंत्रता आंदोलन को अभ्यास में लिया। और अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, तो सविनय यानी विनय के साथ अवज्ञा यानी किसी चीज के का जो आदेश था उसको न मानना। तो क्या ऐसा कानून था? तो नमक पर एक कर संबंधित कानून था, उसी के विरोध में यह चलाया गया। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया साबरमती आश्रम से, और 5 अप्रैल को 1930 को वो पहुंच गए। और उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को हाथ में नमक उठाकर प्रतीक के तौर पर नमक कानून तोड़ा, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस प्रकार 51 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट गलत है। इसलिए नहीं सभी जगहों पर जा सकता है, क्योंकि अगर हम भूकंपी लहरें पी और एस की बात करें तो ये हर जगह नहीं पहुंचती हैं। ये सैडो जोन ने कहा था। दूसरी बात कि पृथ्वी की कई परतें हैं और प्रमुख तौर पर 3 परतें हैं, और प्रत्येक परत का घनत्व अलग अलग होता है, इसलिए हर जगह पर पहुंच नहीं सकती। वहीं अगर हम मेंटल की बात करें तो ये तरल अवस्थिति में होता है। तो इन आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भूकंपी तरंगे सभी स्थानों पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला देखिए, कारण भूकंपी तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्राकार पथ पर चलती हैं। याद रखिएगा कि जो भूकंपी तरंगे होती हैं वो एक सीधी रेखा में उसको जाना चाहिए, लेकिन जब अलग अलग परतें होती हैं और उनका अलग अलग घनत्व होता है, इसके कारण उसमें घुमावदार वो चलने लगती हैं। यानी यहाँ पर कारण सही है लेकिन कथन गलत है, यानी ए गलत है, आर सही है। और हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी। आगे प्रश्न संख्या 53 देखिए। यहाँ पर एक तरफ दिवस दिया है और 2021 की उसकी थीम दी है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की थीम क्या थी? तो सभी आयु वर्ग के लिए डिजिटल इक्विटी, यानी कि पहला थीम सुमेलित है। दूसरी बात, एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1919 में इसको मनाने का संकल्प पारित किया था। और एक बात और याद रखिएगा कि 1982 में एक वृद्धावस्था पर वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन चलाया गया था। यह भी बात आपको याद रखनी होगी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन 11 अक्टूबर को किया जाता है। तो फिर 11 अक्टूबर 2021 को जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई गई, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, यानी ये भी सुमेलित कर रहा है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपको कि 1995 में बीजिंग में एक विश्व महिला सम्मेलन हुआ, और इस विश्व महिला सम्मेलन में एक बीजिंग घोषणा जारी की गई जो बालिकाओं के अधिकारों के आह्वान के लिए पहली पहल थी। और जो 11 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, इसके लिए 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया था। इतनी बातों को आपको याद रखना होगा। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बीजिंग घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा बालिकाओं के अधिकारों के आह्वान के लिए। अगला है विश्व पोलियो दिवस। तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 2021 जो 24 अक्टूबर 2021 को क्या थीम थी? तो एक वादे की पूर्ति करना, यानी तीसरा भी सुमेलित हो रहा है। यहाँ एक बात और आपको याद रखनी होगी, जो ये विश्व पोलियो दिवस मनाया गया, ये रोटरी इंटरनेशनल के पहल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मनाना शुरू किया गया? तो ये जोनास साल्क
क्या नाम है, जोनास साल्क के जन्म दिवस पर। ये जोनास साल्क ने ऐसा क्या किया था, तो ये जो पोलियो माइलाइटिस के विरुद्ध जो टीका बनाने वाली टीम थी उसका ये नेतृत्व कर रहे थे। इतनी बात को आपको याद रखना होगा, यानी 53 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पराश्रव्य ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि पराश्रव्य ध्वनियों को इंग्लिश में कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगें होती हैं, जिनको सामान्यतः मनुष्य के कान से नहीं सुना जा सकता है, लेकिन कुछ पशुओं के द्वारा यानी कुछ जानवरों के द्वारा इसको सुना जा सकता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, यानी कि 54 का सही जवाब होगा ए। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि चूंकि ध्वनि की बात हुई है तो ये जान लेना जरूरी है कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, और अलग अलग लोगों में ध्वनियों की जो तरंगों की आवृत्ति परिसर होती है यानी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो सब में अलग अलग होती है। अगर हम इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति परिसर के आधार पर बात करें तो ध्वनि तरंग को 3 भागों में बांटा गया। पहली है अवश्रव्य तरंग, जिसको इंग्लिश में इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति की जो ध्वनियां होती हैं उनको अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ये कान से सुना नहीं जा सकता है। दूसरी होती है श्रव्य तरंग, जिसको कहते हैं ऑडिएबल वेव्स, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, इनको श्रव्य तरंगे कहते हैं, इनको कान के द्वारा सुना जाता है। और तीसरी पराश्रव्य तरंगे हैं जिसका डिटेल अभी हमने आपको बताया और प्रश्न में पूछा भी जा रहा है, यानी प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब होगा ए। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है इन तरंगों के इस्तेमाल से रिलेटेड, तो आइए जरा पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से संबंधित बातें भी जान लें। जैसे संकेत भेजने में पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल, समुद्र की गहराई को पता करने में पराश्रव्य तरंग, कीमती कपड़े या वायुयान या घड़ियों के जो पुर्जे साफ किए जाते हैं इसमें भी पराश्रव्य तरंग का प्रयोग होता है। कल कारखानों में जो चिमनियां की कालिख हटाई जाती है इसमें भी पराश्रव्य तरंग का प्रयोग होता है। दूध के अंदर जीवाणुओं को नष्ट करने में पराश्रव्य तरंग, और साथ ही साथ जो गठिया रोग में उपचार होता है या मस्तिष्क में जो ट्यूमर का पता लगाया जाता है उसमें भी पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, पराश्रव्य तरंगों की उपयोगिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब होगा ए। 55 देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया था, तो आपका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। यहाँ पर कुछ और नाम है, जरा इनकी भी चर्चा कर ली जाए। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की और इस प्रकार कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष बनी तो अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो आपका जवाब होगा सरोजिनी नायडू। तो फिर इन्होंने अध्यक्षता कहाँ की थी, तो सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला नाम है बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए और इस प्रकार वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। अगला नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी और याद रखिएगा इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रकार 55 का सही जवाब होगा सी। सारे विकल्प की आपने डिटेल चर्चा भी कर ली। ये कहा जाता है प्रश्नों को 360 डिग्री में चर्चा करना। अगला देखिए, कह रहा है कि एक रेखा की जिक्र हो रही है जिसका नाम क्या है, डिम्पियर होजेस रेखा। अब ये डिम्पियर होजेस रेखा क्या चीज है, याद रखिएगा। पहला कथन कर रहा है, पहले प्रश्न को देखते हैं फिर उस पर चर्चा करेंगे। यह रेखा 1928 में ब्रिटिश द्वारा खींची गई। गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, ये 1928 में नहीं, ये 1828 में ये ब्रिटिश द्वारा ये काल्पनिक रेखा खींची गई। जो नाम आप देख रहे हैं, जो इसमें डेम्पियर हैं, ये डेम्पियर जो थे ये कमिश्नर थे, इनका नाम था विलियम डेम्पियर। और जो दूसरा नाम आप देख रहे हैं होजेस, ये हैं अलेक्जेंडर होजेस जो लेफ्टिनेंट थे। इन दोनों लोगों ने इस काल्पनिक रेखा का निर्धारण किया था और इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ गया डेम्पियर होजेस रेखा। अब ये समझ में बात आ नहीं रही है कि ये रेखा इन्होंने क्यों खींची, तो आइए समझ लेते हैं। जो ये डेम्पियर होजेस रेखा है ये सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को चिन्हित करने के लिए किया गया और इसमें सुंदरवन के जो वनीकृत और सघन क्षेत्र हैं वो भी इसमें शामिल है। फिर ये बात आती है कि ये किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा कि डेम्पियर होजेस रेखा पश्चिम बंगाल में जो 24 परगना दक्षिण और उत्तरी जिले से होकर ये गुजरती है। इस प्रकार आपने इस रेखा को एक बिल्कुल सरल अर्थ में समझ लिया। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब होगा डी। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये भारत म्यांमार के बीच में है, जबकि अभी हमने आपको बताया ये पश्चिम बंगाल में। 56 का डी। अगला देखिए, दूसरा है एसडीजी शहरी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। दिया है कि चंडीगढ़ और मेरठ भारत के शीर्ष 10 शहरी क्षेत्रों में सूचीबद्ध हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि चंडीगढ़ तो शीर्ष में है लेकिन जो मेरठ है ये सबसे खराब प्रदर्शन में है। तो आइए जरा इस लिस्ट पर ध्यान दे दीजिए।
अगर राज्यों के प्रदर्शन में जो एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और शहरी सूचकांक, जो शीर्ष प्रदर्शन करता थे उसमें शिमला है, कोयम्बटूर है, चंडीगढ़ है, त्रिवेंद्रम है और कोची है, यानी चंडीगढ़ तो शामिल है। अगर सबसे खराब प्रदर्शनकर्ता में देखें तो धनबाद है, मेरठ है, ईटानगर है, गुवाहाटी है और पटना है। इस प्रकार पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरी बात कह रहा है कि नीति आयोग ने एसडीजी शहरी सूचकांक जारी किया था, यह स्टेटमेंट सही है। जो नीति आयोग ने ये सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सूचकांक शहरी सूचकांक जारी किया, ये भारत जर्मन सहयोग से जारी किया। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये तीसरा संस्करण था, इस बात को याद रखिएगा। और इस सूचकांक में 46 लक्ष्य थे और 77 एसडीजी संकेतक के आधार पर 56 शहरी जिलों में ये रैंक निर्धारित किया गया। इस बात को भी याद रखिएगा, लक्ष्य कितने थे? 46, 77 एसडीजी संकेतकों पर और 56 शहरों में ये लागू किया गया था। ठीक है। और एक बात और यहाँ पर भारत के संदर्भ में जान लेना जरूरी है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम जो कार्यान्वयन मंत्रालय था उसके सहयोग से इसको किया गया। और किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग द्वारा। यानी यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, यानी आपका 57 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो एक तरफ ये जो नाम दिए गए हैं ये वायु प्रदूषक है। ये पूछ रहा है वायु प्रदूषक में सीसा से क्या प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क, सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं, सही है। एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा, सही है। पारा से त्वचा, ये गलत है। पारा से त्वचा नहीं उदर प्रभावित होता है, यानी 58 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पहला कह रहा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। यानी जो ऋग्वेद है उसकी मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी है। और ऋग्वेद को अगर देखा जाए तो ये चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद होता है। और सबसे नवीन वेद कौन है? अथर्ववेद है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऋग्वेद में किसका संकलन होता है, तो इसमें मंत्रों का संकलन होता है जो देवताओं की स्तुति के लिए किया गया है। इन मंत्रों की संख्या यानी इनके कलेक्शन को ऋचाएं कहते हैं। तो जो कुल ऋचाओं की संख्या है वो 10,552 है। ऋग्वेद में अगर सूक्त पूछा जाए तो 1028 है। और ऋग्वेद में यदि आपसे मंडल पूछे तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। पहला और 10वां जो होता है वो नवीन मंडल कहा जाता है। इस प्रकार आपने इतनी बातें ऋग्वेद के बारे में जानी। यदि हम मंडल की बात कर लें, इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, तो मंडल में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और 9वें मंडल में सोम देवता से संबंधित है। और जो 10वां मंडल होता है ये वर्ण और शूद्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले 10वें मंडल में किया गया था। इतनी बेसिक जानकारी निश्चित तौर पर होनी चाहिए, यानी पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अगला देखिए, बोगज कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, यह भी कथन सत्य है। जब आप बोगज कोई उल्लेख को देखेंगे, बोगज कोई अभिलेख की चर्चा देखेंगे, तो ये पहली बात तो ये मध्य एशिया का है। और इसमें जो देवताओं का उल्लेख है ये 4 देवताओं का उल्लेख है। कौन कौन से देवता हैं? इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं और नासत्य। ठीक है, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही। तीसरा कह रहा है कि गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ, ये गलत हो गया। अभी हमने आपको ये बात क्लियर की है, यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। गोत्र का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था 59 में। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा, यानी इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, 60, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, उसकी सत्यता पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। यह महान हिमालय में अवस्थित है। तो याद रखिएगा कि ये जो इंदिरा कॉल है ये काराकोरम रेंज में सियाचिन एक जगह में, एक जगह है मुजतग, ठीक है, यहां पर स्थित है, यानी सियाचिन मुजतग में अवस्थित है, जो महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यानी जो इंदिरा कॉल है ये महान हिमालय के उत्तर में जो ट्रांस हिमालय स्थित है उसका ये हिस्सा है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए, इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये 1912 में एक नाम आता है बल्क वर्कमैन, बल्क वर्कमैन। इनके द्वारा देवी लक्ष्मी के जो कई नाम हैं, जो इंदिरा भी उनका पर्यायवाची है, उनके नाम के आधार पर रखा गया, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। ये वर्कमैन को याद रखिएगा, 1912 में इनके द्वारा रखा गया था। तीसरा है इंदिरा कॉल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस काराकोरम भूभाग हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। जो इंदिरा काल का जो उत्तरी भाग है, जो ट्रांस हिमालय भूखंड है, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में एक समझौते के बाद चीन के नियंत्रण में दे दिया, जिसको भारत अपना दावा करता है, ठीक है, यानी तीसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ एक बात और आपको जान लेनी चाहिए कि जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है उसको इंदिरा कॉल कहते हैं। और अगर पूछे कि स्थल पे सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो आप कहेंगे कन्याकुमारी है। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना चाहिए। इस प्रकार 60वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहां केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि मैटो
सिंघोज मैनिफेस्टो शब्द हाल ही में अखबारों में रहा, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मैटो सिंघोज या इसका प्रोनाउंसिएशन माटो सिंघोज भी है। ये मैनिफेस्टो क्या है भाई? इसका सही जवाब है अंतरिक्ष का उपयोग। जरा इसको डिटेल में देखते हैं। पुर्तगाल में एक जगह है माटो सिंघोज, यहीं पर एक चर्चा हुई यानी बैठक हुई, किसकी? तो ये मध्यवर्ती मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप में अंतरिक्ष के उपयोग में तेजी लाने के लिए एक घोषणा पत्र की मंजूरी की, जिसको कहा गया माटो सिंघोज मैनिफेस्टो। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि ये अंतरिक्ष के उपयोग के लिए, तो किसमें? यूरोप में अंतरिक्ष के उपयोग को में तेजी लाने के लिए इसको पारित किया गया। कहां पे? तो पुर्तगाल के मैटो सिंघोज में। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना होगा। 61 का सही जवाब होगा ए। 62 देख लीजिए, कह रहा है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा कि अवरक्त किरण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन। जो अवरक्त किरणें होती हैं ये टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में प्रयोग की जाती है। यानी 62 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अवरक्त किरण। पहली बात ये याद रखिए कि इस अवरक्त किरण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज हर्सेल ने की थी 1940 में। दूसरी बात, इसका प्रयोग कहां कहां और किया जाता है? तो मांसपेशियों के इलाज में, कार के पेंट को सुखाने में, अस्पताल में सिकाई करने में, कोहरे में फोटोग्राफी करने में, युद्ध काल में किरणों के उपयोग से एक दूसरे जगह पे सिग्नल भेजने में, और घने कोहरे व धुंध को पार करके निकलने में ये कामयाब रहती है। इस प्रकार आपने अवरक्त किरणों के अन्य काम को भी देख लिया। यहाँ टेलीविजन दूरस्थ नियंत्रण में भी अवरक्त किरण है यानी इंफ्रारेड है। यानी 62 का सही जवाब होगा ए। यहाँ कुछ और किरणें भी, जैसे पराबैंगनी किरणें, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो रिटर ने की थी। इसका अल्ट्रावायलेट किरण का उपयोग सिकाई करने में भी होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में होता है, और बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग होता है। अगला है दृश्य विकिरण यानी विजिबल रेडिएशन। इसकी खोज न्यूटन ने की थी। और जो विबग्योर होता है ये भी दृश्य प्रकाश तरंगे होती हैं। ठीक है, तो कई बार पूछ देता है कि विबग्योर क्या है? तो ये दृश्य प्रकाश किरण है। ये विबग्योर क्या है? VIBGYOR यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक बात और समझ लीजिएगा, जब विबग्योर की बात हो गई तो अगर वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य की बात करें तो बैगनी की सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है और लाल की सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। और अगर तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति की बात करें तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस प्रकार आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? बैगनी की। और सबसे कम आवृत्ति किसकी हो जाएगी? तो लाल की हो जाएगी। इस बात को भी याद रखिएगा। यानी प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस में घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? तो आपका सही जवाब होगा अलाई दरवाजा में। अब ये अलाई दरवाजा में घोड़े के आकार का मेहराब बनवाया किसने? तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था 1311 में। एक बात याद रखिएगा, ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में इसको विस्तार का एक हिस्सा देखा जाता है। पहले पार्ट में हमने एक्सप्लेनेशन में ये अतिरिक्त फैक्ट आपको बताया था कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। उसी मस्जिद के विस्तार में अलाउद्दीन खिलजी ने ये अलाई दरवाजा बनवाया। इसमें 3 दरवाजे थे, पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में। ठीक है, इस प्रकार आपका 63 का सही जवाब होगा ए। 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के भागों का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ आपका सही जवाब होगा सहाद्री, यानी डी विकल्प होगा। सहाद्री जो है ये पश्चिमी घाट का हिस्सा होता है, यानी 64 का सही जवाब क्या होगा? डी। जो बाकी नाम है, जैसे जो हिमालय है उसके जो संरचना है या जो भू आकृति है, इनके आधार पर इसका विभाजन जो किया गया, उसमें महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और इसको हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरा है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है, इस प्रकार 64 का आंसर होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि कुछ सैन्य अभ्यास की चर्चा कर रहा है। पहला दिया है कि भारत फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास हुआ था, तो ये सही है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने मिलकर वरुण अभ्यास 2021 का 19वां संस्करण अरब सागर में किया। ये भी कई बार पूछ देता है स्टेटमेंट में। और यहाँ एक बात और याद रखनी है कि पहली बार यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने इस वरुण समुद्री अभ्यास में भाग लिया। और जो भारत और फ्रांस के बीच में ये जो वरुण अभ्यास है, ये 1993 से ये अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, और इसका नामकरण वरुण जो है वो 2001 में पड़ा। इतनी बात आपने समझ ली। और कहां पर हुआ? अरब सागर में। और यूएई ने पहली बार भाग लिया, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में मालाबार, ये गलत है। ठीक है, अब ये क्यों गलत है? क्योंकि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में सिटमैक्स का आयोजन हुआ था। ये त्रिपक्षीय सैनिक अभ्यास अंडमान सागर में आयोजित किया गया। ठीक है, तो यानी अगर यहाँ पर भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ सिटमैक्स होता तो ये सही हो जाता। और कहां पर आयोजित हुआ सिटमैक्स?
तो ये अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया था। अब बात आ जाती है मालाबार की। तो मालाबार का आयोजन 2021 में अक्टूबर में हुआ बंगाल की खाड़ी में, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया। याद रखिएगा, ये जो मालाबार था ये प्रारंभ में भारत और अमेरिका के बीच में 1992 से प्रारंभ हुआ। बाद में 2015 में जापान आया, 2020 में ऑस्ट्रेलिया आया। बीच में एक अभ्यास के दौरान 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी भाग लिया था। ये थी आपकी मालाबार की भी चर्चा हो गई। अगला दिया भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में दोस्ती अभ्यास। तो ये कथन आपका सही है, यानी भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में 2 वर्षीय त्रिपक्षीय जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है दोस्ती, और ये 15वां संस्करण है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इसमें मालदीव भारत और श्रीलंका के तटरक्षकों के बीच अंतर संचालन में इनका सहयोग भी करेगा। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब होगा सी, 1 और 3 यहाँ पर सही है। अगला देखिए 66वां, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। पूछ रहा है कि यहाँ पर उपकरण है ऊर्जा का रूपांतरण है। ऊर्जा के रूपांतरण से आपने ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझा होगा कि ऊर्जा न तो बनती है और न ही विनाश होती है। विश्व में जो ऊर्जा है वो नियत है और ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। तो जरा देखा जाए कि इसका रूपांतरण कैसे है। सितार, तो जो सितार है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यानी कि पहला जो है ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। दूसरा है विद्युत सेल। विद्युत सेल जो होता है इसका क्यों, इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ये उल्टा ही दे दिया, यानी ये भी गलत हो गया। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ये बिल्कुल सत्य दिया है, यानी 66 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला दिया विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है, यहां पर भी उल्टा दे दिया है। अब कुछ जरा और महत्वपूर्ण है जो अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि बल्ब, हीटर या ट्यूबलाइट का जलना, तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती का जलना, ये बहुत पूछा जाता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। कोयला का जलना, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, इसी प्रकार विद्युत सेल अभी आपने देख लिया। अगर हम बात करें इंजन की, तो इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी जब तेल डालते हैं तो उसमें ऊष्मा और उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा में। अगला बात करें तो प्रकाश विद्युत सेल एक पूछा जाता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इतनी बातों को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 66 का सही जवाब होगा सी। 67 को देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। उन्होंने वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता को पुनर्जीवित करने के लिए वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया, ये स्टेटमेंट सही है। यानी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटने का नारा भी दिया था। ठीक है, यानी दूसरा स्टेटमेंट देखिए, उनका मानना था कि अच्छी सरकार भी स्वराज का विकल्प नहीं हो सकती है, यह भी स्टेटमेंट उनका सही है। अब जरा स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कुछ और बातों पर ध्यान दे दिया जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था वो मूल शंकर था, याद रखिएगा। दूसरी बात, इनका जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और मथुरा में इन्होंने एक नेत्रहीन शिक्षक थे जिनका नाम था स्वामी बिरजानंद, उनसे इन्होंने वेदांत की शिक्षा ली थी। किससे? स्वामी बिरजानंद से। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बॉम्बे में। बाद में इन्होंने इसका मुख्यालय लाहौर इस्टेब्लिश कर दिया था। और अगर स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध कृति पर ध्यान दें तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध कृति है, यानी 67 का सही जवाब होगा सी, 1 और 2। और आपने अन्य पहलुओं पर भी यहाँ देखा। अगला देखिए, कह रहा है कि 68 में कह रहा है क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्लाउड सीडिंग क्या होता है? पहला दे रहा है कि इसमें वर्षा की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बादल की संरचना को संशोधित करना शामिल है। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। अब ये स्टेटमेंट कैसे सही है? याद रखिएगा, जो क्लाउड सीडिंग होती है, पहले इसको समझ लीजिए। क्लाउड सीडिंग जो होती है एक तरह का मौसम संशोधन तकनीकी है। भाई ये मौसम संशोधन क्या, मौसम में कैसे संशोधन होगा? तो ये कृत्रिम वर्षा को जन्म देती है, क्लाउड सीडिंग, समझ गए। दूसरी बात कि वर्षा तब होती है जब हवा में नमी का उच्च स्तर तक पहुंच जाए, जहां पर वो अधिक देर तक टिक ना पाए, और क्लाउड सीडिंग संघनन की, इसीलिए क्लाउड सीडिंग जो होती है वो संघनन के लिए रासायनिक नाभिक उपलब्ध कराती है। अब जो ये बीज होते हैं ये कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं और कौन से बीज होते हैं जो जिसका छिड़काव किया जाए, तो ये कृत्रिम वर्षा होती है। तो याद रखिएगा, सिल्वर और पोटेशियम के आयोडाइड, ड्राई आइस यानी जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, या तरल प्रोपेन, इनका इस्तेमाल इस कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। और इनको कैसे छिड़काव किया जाता है? तो भूमि से या बड़े तोपों की मदद से या आसमान से हवाई जहाज की मदद से
इसका यानी विमानों की मदद से इसको ऊपर कण को गिराया जाता है। ठीक है, ये एक चर्चा आपको क्लाउड सीडिंग से संबंधित थी। यानी यहां पर 68 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, करा कि ग्लोबल गेटवे प्लान के संदर्भ में कथन पर बात कीजिए। करा कि पहला स्टेटमेंट है कि G7 देशों द्वारा दुनिया भर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े निवेश का रोडमैप है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ग्लोबल गेटवे प्लान जो है ये यूरोपीय आयोग द्वारा इसकी घोषणा की गई और वर्ष 1927 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचों में निवेश के लिए 300 अरब यूरो जुटाने का इसका लक्ष्य है। यानी इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसको यूरोपीय आयोग द्वारा शुरू किया, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए, योजना को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और G7 देशों में फंडिंग मिलेगी। दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब ये कैसे सही है? तो जो ये EU की जो रणनीति है, यानी यूरोपीय यूनियन की, ये विश्व बैंक बेटर वर्ल्ड, यानी कि जो विश्व बैंक की एक पहल है जिसको कहते हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी B3W। क्या नाम है? B3W, यानी B 3 बार होगा। कौन? बिल्ड बैक और बेटर। इसकी एक पहल के शाखा के तौर पर जून 1921 में G7 और लोकतांत्रिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा के लिए निवेश की एक पहल की थी और ये उसी का एक भाग है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें G7 देशों की फंडिंग मिलेगी। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इसका उद्देश्य विकासशील देशों को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के एक विकल्प प्रदान करना है। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। इसमें योजना में चीन का जिक्र तो नहीं, लेकिन इसे एक चीन की इस रणनीति के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है। यानी 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। इस प्रकार सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो तारे अपनी ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा तारे अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। 70 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस कहा जाता था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? तो आपका सही जवाब होगा जस्टिन ने। यानी जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा और इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। और अगर बात की जाए एंड्रोकोटस की, तो एंड्रोकोटस कहा था एरियन और प्लूटार्क ने। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, यानी एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। ये कई बार पूछा भी गया है नाम इन लोगों का, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। यानी प्रश्न संख्या 71 का बी ऑप्शन सही होगा। वहीं अगर अशोक की बात कर ली जाए तो इसको देवानाम प्रियदर्शी या प्रिय दासी कहा जाता है। अगर समुद्रगुप्त की बात की जाए तो इसको भारत का नेपोलियन और कविराज भी कहा जाता है। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और यहां पर 71 का जवाब होगा बी। अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो याद रखिएगा कि तूतीकोरिन ये एक कृत्रिम बंदरगाह है और ये कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में है और ये तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत में बड़े कंटेनर टर्मिनल में इसका नाम आता है तूतीकोरिन का और ये कृत्रिम बंदरगाह है। अगर हम दूसरे बंदरगाहों की बात करें तो कांडला गुजरात में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है और मंगलौर कहां पर है? कर्नाटक में। और 72 का सही जवाब होगा बी, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। अगला देखिए, कह रहा कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कुछ कथन है, उसको देखिए। कह रहा है कि यह 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी क्षमताओं के आकलन और बेंच मार्किंग के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो ये कथन सही है। ठीक है, अगला देखिए, इसे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर की साझेदारी में विकसित किया गया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। अगला है, यह रोकथाम, पता लगाना, रिपोर्टिंग, तीव्र प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुपालन तथा पर्यावरण जोखिम पर देशों का एक आकलन करता है। तीसरे स्टेटमेंट की अगर बात आप करेंगे तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी मापदंड की जो श्रेणियां हैं वो 6 श्रेणियां हैं, जिसमें अभी आपने इन 6 श्रेणियों की चर्चा भी कर ली। यानी ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। यानी यहां पर आपने देखा कि 73 का तीनों स्टेटमेंट सही, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको NOx कहते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड यानी जो SO2 कहा जाता है, ये जिम्मेदार है। याद रखिएगा, ये जो अम्लीय वर्षा होती है ये वायु प्रदूषण का ही एक रूप है और जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करने लगती है यानी H2SO4 का, और उद्योग से उत्पन्न नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु में इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो इन्हीं गैसों के फलस्वरूप कृत्रिम वर्षा, इन्हीं
गैसों के फलस्वरूप अम्लीय वर्षा होती है, यानी आपका 74 का सही जवाब होगा डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए, आचार्य विनोबा भावे सुप्रसिद्ध भू आंदोलन संबंधित पहल सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश और वर्तमान में तेलंगाना। याद रखिएगा कि विनोबा भावे ने जो भूमिहीन किसानों को भूमि का वितरण देने के लिए भू आंदोलन चलाया था। और दूसरी बात यह है कि जो जमींदार रामचंद्र रेड्डी थे, इनके द्वारा 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली गांव में यह पहला भूदान हुआ था। ठीक है, यानी 75 का सही आंसर होगा ए। और ये जो अभी हमने जिक्र किया है रामचंद्र रेड्डी साहब का, इनको भी याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना में। 75 का ए ऑप्शन। 76 देखिए, भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, भारत में जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं वो नर्मदा, दामोदर और ताप्ती है। और साथ ही साथ माही नदी भी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, लेकिन ये विभिन्न श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है। यहाँ पर जो नाम है उसमें दामोदर और ताप्ती सही विकल्प होगा, यानी 76 का सही जवाब होगा दूसरा और तीसरा। ये भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है? जो धंसा हुआ हिस्सा होता है उसको भ्रंश घाटी कहते हैं, यानी 76 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए 77, करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निर्मित संकल्प स्मारक के संदर्भ में कथन की जांच करिए। पहला दिया है कि यह भारतीय राष्ट्रीय सेना के जवानों के संकल्प और उनके असंख्य बलिदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है। यह कथन बिल्कुल सही है। और ये नेताजी के द्वारा जो प्रतिष्ठित मूल्य थे, निष्ठा, कर्तव्य, बलिदान, ये उसकी भी याद दिलाता है। अगला है 30 दिसंबर 1943 को भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार में, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। यह भी कथन सही है। और उसी के नेताजी के आगमन की ही इस महत्वपूर्ण घटना की याद में अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ अजय सिंह ने 29 दिसंबर 2021 को नेताजी के आगमन के ठीक 78 वर्ष बाद, यानी 30 दिसंबर 1943 के 78 वर्ष बाद 29 दिसंबर 2021 को संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, आपने इन पूरी बातों को समझा और यह भी समझ लिया कि संकल्प स्मारक का संबंध किससे है और क्या इसकी कार्य योजना है। 77 का सही जवाब होगा सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। 78वां प्रश्न देखिए, करें हाल ही में प्रारंभ किए गए संपन्न सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात तो संपन्न का अगर फुल फॉर्म जान लिया जाए तो ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। संपन्न को कहते हैं सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट फॉर पेंशन। अब भाई ये कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, यानी ये पेंशन के मैनेजमेंट के लिए, और उसके सिस्टम फॉर अकाउंटिंग, यानी कि ये पेंशन से संबंधित है। यानी 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जरा इसको समझिए कि ये जो संपन्न सॉफ्टवेयर है, ये दूर संचार विभाग में पेंशनरों के लिए जो डिजिटल पेंशन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए एक पेंशन प्रबंधन सॉफ्टवेयर बनाया गया, जिसका नाम रखा गया संपन्न सॉफ्टवेयर। किस विभाग में? दूर संचार विभाग में। इस बात को याद रखेंगे। 78 का जवाब होगा सी। 79 देखिए, करा असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला दिया है, असहयोग आंदोलन, जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि जो असहयोग आंदोलन है, पहले तो ये समझ लीजिए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ और क्या इसकी चर्चा, पहले इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा, इसी दिन तिलक साहब की मृत्यु भी हो गई थी। और ये 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और इसके बाद 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई, यानी पुलिस चौकी जलना और कुछ किसानों की मृत्यु, पुलिस वालों की मृत्यु। गांधी जी को ये खबर गई। गांधी जी अहिंसा के पुजारी, उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है कि अब हम असहयोग आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, और उन्होंने तुरंत बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। उस समय गांधी जी बारदौली में ही थे और उन्होंने कहा कि अब हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी ये जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण इस आंदोलन को स्थगित नहीं किया गया। ये 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ उसके कारण इसको स्थगित किया गया। इसका मतलब ये है कि 79 में आपका विकल्प ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है। बी देखिए क्या कर रहा है, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ, बात सही है, 1 अगस्त 1920 को, और 1922 में समाप्त हुआ, सही बात है, 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ। बी विकल्प सही है। बारदौली प्रस्ताव गांधी जी ने इसको वापस लिया, सही है, अभी हम लोगों ने चर्चा की। और इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, ये भी बात सही है, क्योंकि इसी के पहले खिलाफत में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का सपोर्ट किया था ताकि उनका समर्थन असहयोग आंदोलन में मिल जाए। 79 का ए आंसर होगा। 80 देखिए, निम्नलिखित में से किसने मानव विकास की अवधारणा प्रतिपादित की थी? तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा। ये मानव विकास की अवधारणा क्या होती है? मानव विकास की अवधारणा का मतलब है कि लोगों को स्वतंत्रता और अवसरों को बढ़ाने के संबंधित ये बात है। यानी मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को, जन सामान्य वर्ग को एक स्वतंत्रता होनी चाहिए,
कि वो ये डिसाइड करें कि उनको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। यानी इसी से संबंधित है। और ये इस अवधारणा किसने दी? महबूब उल हक द्वारा। 80 का सही जवाब होगा बी। 81 देखिए, कभी समाचार पत्रों में देखी जाने वाली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची संबंधित है, तो आपका इसका सही जवाब होगा रक्षा मंत्रालय से। जरा सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के बारे में समझ लीजिए। ये जो सूची है ये रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। इसमें उन वस्तुओं का संबंध है जिसे केवल IDDM, यानी इसका मतलब होता है इंडिजिनली डिजाइंड, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड, यानी इंडिजिनली का मतलब होता है कि देश में ही इसका डिजाइन होगा, डेवलप होगा और मैन्युफैक्चरिंग होगा। ऐसे वस्तुओं की सूची यानी ऐसे रक्षा उपकरणों की सूची को हम लोग सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब इसको हाल ही में जारी किया गया। तो याद रखिए, अब तक इससे संबंधित 3 सूची जारी की गई। जो सबसे पहले सकारात्मक स्वदेशीकरण की सूची जारी की गई थी वो अगस्त 1920 में जारी की गई, 101 वस्तुओं की। जो दूसरी सूची जारी की गई थी वो जून 2021 में जारी की गई, 108 वस्तुओं की। जो तीसरी हाल ही में जारी की गई ये 351 वस्तुओं की सूची जारी की गई थी जो इसके अंतर्गत थी। इस प्रकार आपका 81 का सही जवाब होगा बी। और आपने इसके बारे में एक डिटेल समझ भी रख ली। और यहाँ IDDM का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। 81 का सही जवाब होगा बी। 82 देखिए, कह रहा है कि सुंग वंश के बारे में कथन है, उस पर विचार कीजिए। दिया है कि इस वंश का संस्थापक पुष्पमित्र सुंग है, सही है। याद रखिएगा, जो ये पुष्पमित्र सुंग है ये सुंग वंश एक ब्राह्मण वंश है और पहले ये मौर्य वंश के ही यहाँ पर ये उनके राज दरबार में रहते थे। जो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे बृहदर्थ, उन्हीं की हत्या करके पुष्पमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की। दूसरा स्टेटमेंट दिया है सुंगों की राजधानी विदिशा थी, बात सही है। सुंगों की राजधानी विदिशा और पाटलिपुत्र दोनों जगह थी। जो सुंगों के वंश का कार्यकाल है वो 185 से 75 ईसा पूर्व के बीच में है और ये लोग मूलतः उज्जैन के थे, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि कालिदास ने पुष्पमित्र सुंग के सम्मान में मालविकाग्निमित्रम की रचना की। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो पुराणों में ऐसी चर्चा मिली, इसके पुराणों के आधार पर यह कहा जाता है कि पुष्पमित्र सुंग के जो सबसे निकटतम उत्तराधिकारी थे उनका नाम था अग्निमित्र, और अग्निमित्र के सम्मान में ही कालिदास ने मालविकाग्निमित्र की रचना की थी, न कि पुष्पमित्र सुंग के सम्मान में। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट, देवभूति के काल में यूनानी दूत हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई सॉरी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? यहां याद रखिएगा कि जो अग्निमित्र के उत्तराधिकारी थे उनका नाम था भागभद्र, ठीक है। यानी आपने ये समझ लिया कि अग्निमित्र के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम क्या था? भागभद्र। इनके दरबार में हेलियोडोरस आया था और इसको किसने भेजा था? तो एंटियाल्किटिक्स ने भेजा था। किसने? एंटियाल्किटिक्स ने भेजा था। दूसरी बात, यानी कि ये जो हेलियोडोरस है ये देवभूति में नहीं भागभद्र के उसमें आया था। दूसरी बात कि हेलियोडोरस ने ही वासुदेव कृष्ण के सम्मान में विदिशा वेश नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। किसके सम्मान में? तो वासुदेव कृष्ण के सम्मान में। इस बात को याद रखिएगा। इस प्रकार चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ गलत दिया है। प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आपका सही जवाब होगा सी, पहला और दूसरा सही है। अगला देखिए, कराए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराए कि द्रविड़ क्रम की चट्टानों की बड़ी मात्रा में प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं। याद रखिएगा कि कराए कि द्रविड़ क्रम की चट्टानें बड़ी मात्रा में प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं, ये बात गलत है। क्योंकि जो इस प्रणाली की जो अधिकांश चट्टानें हैं वो प्रायद्वीपीय भारत के इतर हिमालय और गंगा के मैदानों में पाई जाती है, ठीक है। यानी ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरी बात कि द्रविड़ क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो द्रविड़ क्रम की चट्टानें हैं ये कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस युग की चट्टानों के क्रम की चट्टानों में आती हैं द्रविड़ की, इसलिए इसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाएगी। यानी यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन कारण सही है, यानी ए गलत है और आर सही है। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, हिमालयी भाग में जलवायु को निम्नलिखित में से किन प्रकारों से प्रभावित करता है? तो चलिए जरा देख लेते हैं। पहला दिया है कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावी ढंग से रोकता है जिसके कारण वर्षा होती है, ये स्टेटमेंट सही है। यानी जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दो शाखाएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है उनसे जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है उनको ये रोक कर और वर्षा करता है। कौन? हिमालय। पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, यह मध्य एशिया की शीत महाद्वीपीय वायु राशियों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि यह जेट धारा की दो शाखाओं में विभाजित करने के लिए उत्तरदायी है, यह भी सही है, जिसकी भारत में मानसून लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह भी कथन सत्य है। यानी यहाँ पर तीनों कथन आपके सत्य है। 84 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए 85 देखिए,
इस प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया क्यूयू टिसुका सची कामरूम का संबंध निम्नलिखित में से किस संबंध में? पहला दिया है कि यह असम में पाई गई सरीसृप की एक नई प्रजाति है। यह पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो क्यूह्यूम टिसुका सची कामरूम है, ये एक नई समुद्री सरीसृप तो है, लेकिन ये मध्य कोलंबिया के क्षेत्र में ये पाई गई। और याद रखिएगा कि ये जो क्यूह्यू टिसुका सची कामरूम है, इसका अर्थ होता है तेज काटने वाले उस जीव से, जो मध्य कोलंबिया के उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, इस प्रकार पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यह कह रहा है कि असम में पाया गया। दूसरा है, यह अंतिम जीवित इच्थियोसौर प्रकार प्राचीन जानवर जो जीवित स्क्वाडफिश की तरह दिखते हैं, इनमें से एक है। यह कथन सत्य है। यानी कि ये अंतिम जीवित जो प्राचीन जानवर है, जिसका नाम है इच्थियोसौर, ये इसी की तरह जीवित स्क्वाडफिश की तरह दिखाई देता है। यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। इस प्रकार 85 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, कह नीचे दिए गए कथन में एक दूसरे को देखिए कि क्या सही है। पहला है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है, कारण क्या कर रहा है, सम्मेलन में इस दूसरे संस्करण में यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी 1831 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम थी। ये कारण सही है। याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। समझौता क्यों करना पड़ा? गांधी जी उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे और इसके कारण गांधी जी ने और कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि वो गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। और पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं गए और वो असफल रहा। इसलिए इरविन ने यह प्रयास किया कि गांधी जी को मना लिया जाए ताकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित हो पाए। इसलिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस प्रकार यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। इस प्रकार आपका 86 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह दुनिया के केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतः ज्वारी क्षेत्रों में उग सकते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ केवल दिया तो इसका मतलब नहीं कि यह गलत हो जाएगा, इसलिए तथ्यों की भी जानकारी आवश्यक है। देखिए, कह रहा है कि जो मैंग्रोव वन होते हैं ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और अगर डिग्री की बात की जाए तो ये 24 डिग्री उत्तरी से लेकर 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ये पाए जाते हैं। ये ठंडे स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरी बात, कह रहा है कि गूदेदार पत्तियां, धंसा हुआ रंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुजता और अवस्तंभ मूल और बर्टेस रूट्स इसकी विशेषता है। बर्टेस रूट का मतलब नीचे जाके ऊपर घूम जाती हैं ये, ठीक है, इनकी जड़ें। तो ये भी इसका कथन सही है। अब ये क्यों सही है? ये ऑक्सीजन की कमी, उच्च लवणता और प्रतिदिन जो ज्वारी जल प्लावन होता है, इन्हीं के कारण ये सारी विशेषताएं इनमें आ जाती हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन सर्वाधिक आवरण में है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों नहीं है? यदि हम 2021 के वन रिपोर्ट को देखें तो भारत में सबसे ज्यादा वन आवरण पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पे गुजरात में और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार में है। यानी यहाँ पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात होना चाहिए था, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है। यदि हम यहाँ पर 2021 की वन रिपोर्ट जो हाल ही में प्रकाशित हुई, इसमें अगर ये देखें कि जो कुल मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल है वो 4,992 वर्ग किलोमीटर है। यदि हम 2019 के वन रिपोर्ट से तुलना करें तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और प्रतिशत के आधार पर देखें तो 0.15% है। इस प्रकार यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से उनके कोयला भंडार के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे ज्यादा कोयला भंडार झारखंड में, दूसरे नंबर पे उड़ीसा और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। यानी 88 का सही जवाब होगा ए। छत्तीसगढ़ के बाद चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है और 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश है। ये भी याद रखिएगा। 88 का ए। 89 देखिए, कह रहा है ई दाखिल का संबंध क्या है? अब ये ई दाखिल क्या है? तो कह रहा है ई दाखिल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी द्वारा विकसित किया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह उपभोक्ता और उनकी अधिवक्ताओं को उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार देती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। जरा देखा जाए कि ये ई दाखिल है क्या। याद रखिएगा, एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जो 2019 का है। तो आपसे कभी यह भी प्रश्न इंडिविजुअल पूछ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है? तो आपका जवाब होगा 2019 का। और लागू कब हुआ? 20 जुलाई 2020 को। इसमें ई फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान किया गया। वो किसके द्वारा होगा? ई दाखिल के जरिए होगा। ठीक है, ई दाखिल को किसने बनाया? एनआईसी ने बनाया। इसलिए वेबसाइट बनी dakhil.nic.in। ठीक है, इस प्रकार आपने इस प्रश्न को देख लिया। 89 का सही जवाब होगा सी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। 90 देखिए, कह रहा तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? याद रखिएगा,
कि तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। ये जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी है, ये सैयद वंश का एक शासक था मुबारक शाह, उसके संरक्षण में इसने ये रचना की थी और इसने सैयद वंश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास को इसमें चित्रित किया, मतलब वर्णित किया है। और जो ये सरहिंदी है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसने मुबारक शाह को ही समर्पित ये किताब लिखी थी, तारिक ए मुबारक शाही। 90 का सही जवाब होगा डी। 91 देखिए, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या जिसको तख्ते ताउस कहते हैं, उस पर अंतिम बैठने वाला शासक कौन था? तो उसका नाम था मोहम्मद शाह, यानी इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते थे। ये 1719 से 1748 तक शासन किया। याद रखिएगा 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ भारत पे और करनाल की युद्ध में मुगलों को हराया और दिल्ली में खूब लूटपाट किया। और जब ये ईरान लौट रहा था, यानी तत्कालीन फारस, तो वहां पे ये मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ लेके चला गया। ठीक है, तो ये बात कोरिलेट होती है। इस प्रकार 91 का सही जवाब होगा बी, मोहम्मद शाह रंगीला। 92 देखिए, कह रहा है कि एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है, इनको सुमेलित करना है। पहली पुस्तक है गीता रहस्य, तो गीता रहस्य को किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, यानी ए को आप तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। गीता रहस्य के बारे में कुछ बात जान लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक ने इसको मराठी भाषा में लिखा था। और एक बात और याद रखिएगा कि जब बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में थे, तब इन्होंने इस किताब को, गीता रहस्य को लिखा था। और गीता रहस्य भगवत गीता पर टिप्पणी है। ठीक है, दूसरी है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था, यानी बी को आप चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। अगला है द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन को अरबिंदो घोष ने लिखा था, यानी सी को आप एक के साथ सुमेलित करेंगे। याद रखिएगा जब अरबिंदो घोष ने 1910 में राजनीति से संन्यास ले लिया, तो ये आध्यात्मिक साधक के तौर पर पांडिचेरी चले गए और उन्होंने द लाइफ डिवाइन, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी एंड ऑन द गीता, इस तरह की पुस्तकें लिखी थी। अगला है पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, यानी डी का विकल्प 20 दूसरे के साथ सुमेलित हो जाएगा। अगला देखिए, यानी इस प्रकार आपका 92 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 93, कह रहा है कि सती प्रथा कानून उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो आपका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, दिसंबर 1829 में। और इसमें किस भारतीय ने सहयोग किया था? तो इसमें राजा राम मोहन राय ने इसमें सहयोग किया था, यानी 93 का सही जवाब होगा डी, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। 94 देख लीजिए, कह रहा है मुगल काल में कुछ युद्ध हैं, उनके क्रम को सेट करना है। चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है, दिख रहा है डी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 17 मार्च 1527 को हुआ था। किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में, और इसमें बाबर जीत गया था। अगला है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोधी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था। और याद रखिएगा कि घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। ठीक है, और अगला है चौसा का युद्ध। ये 26 जून 1539 को हुआ था। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था। और चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने सुल्तान आदिल की उपाधि ली थी। अगला युद्ध है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ, जो दारा सिको और उसके जो 2 छोटे भाई थे औरंगजेब और मुराद बख्श, इनके बीच लड़ा गया। इसमें दारा सिको बुरी तरीके से हार गया। इस प्रकार 94 का सही जवाब होगा डी। इस प्रश्न को सही करने का सबसे बड़ा रीजन, अगर आपको ट्रिक से देखना हो, तो खानवा और घाघरा ये प्रसिद्ध बाबर के युद्ध हैं, जिसमें बाबर दोनों में जीता था। और अगर इनका क्रम आप देख लेंगे तो 27 है और 29 है, और ये क्रम कहीं और नहीं है, इसलिए आपका डी आंसर ऐसे भी हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बरानी खेती के रूप में जाना जाता है। तो बरानी खेती के रूप में क्या है? तो वर्षा आधारित खेती, यानी कह रहा है कि जब वर्षा का पानी फसलों की नमी एकत्र करने के लिए स्रोत के तौर पर आता है, तो यानी कि वर्षा आधारित खेती के रूप में जाना जाता है। यानी जो वर्षा आधारित खेती होती है, इसे पंजाब में बरानी खेती के तौर पर जाना जाता है। 95 का सही जवाब होगा ए। 96 देखिए, कह रहा है कि कुछ नदी हैं और झील से उनका सुमेलित करना है। पहला दिया है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को ताप्ती भी कहते हैं और तापी नदी भी कहते हैं। याद रखिएगा ये नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से एक जगह है मुल्ताई, वहां से निकलती है। यानी आप ताप्ती का सही संबंध किससे कर देंगे? तीसरा सतपुड़ा से, यानी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ये गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में है। कई बार ये भी पूछा गया है। ब्यास नदी, तो ब्यास नदी का उद्गम जो है ये कुल्लू के रोहतांग दर्रे से है। ठीक है, और ये पंजाब राज्य में सतलज नदी से जाके मिल जाती है ब्यास नदी। इस प्रकार आप ब्यास का संबंध किससे कोरिलेट कर देंगे? तो ब्यास का संबंध आप जोड़ देंगे रोहतांग दर्रे 4 से। सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का जो उद्गम है ये मानसरोवर झील के पास से है, यानी सी को आप पहले से कोरिलेट कर देंगे। और ये लद्दाख के क्षेत्र में होते हुए गिलगिट बल्चिस्तान होते हुए पाकिस्तान में जाती है, और सिंध के बंदरगाह में कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है सिंधु नदी।
नर्मदा नदी का उद्गम जो है, ये इसका उद्गम जो है ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी पर है, ये अनूपपुर जिले में। ठीक है, एक नर्मदा कुंड है, वहां से इसका हुआ था। यानी डी का संबंध आप किससे स्टैब्लिश कर देंगे? अमरकंटक की पहाड़ी, जो किससे संबंधित है? मैकाल पर्वत श्रेणी से। यानी आप डी का संबंध दूसरे के साथ। इस प्रकार आपके 96 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला देखिए 97, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो इससे शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार केविन एस्टन द्वारा किया गया, यानी विकल्प 97 का ए सही हो जाएगा, केविन एस्टन। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या चीज है? ये याद रखिए, एक सामान्य रूप से एक इंटरनेट नेटवर्क है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डेटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम है। ठीक है, यानी इस प्रकार 97 का आपका सही जवाब होगा ए, केविन एस्टन। 98, निम्नलिखित में से साइनोकोबालामीन किसका रासायनिक नाम है? तो आपका सही जवाब होगा साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। यहाँ विकल्प में कुछ और रासायनिक नाम दिए गए, जैसे विटामिन सी, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन B2 इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर अन्य देखें तो विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन B1 को थाइमीन, ठीक है, विटामिन B2 को अभी आपने देख लिया राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटीन, विटामिन B9 को फोलिक अम्ल, ये बहुत पूछता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, ये भी बहुत पूछता है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, ये भी बहुत पूछता है, विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं। ये विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आता ही है। 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, विटामिन B12। अगला देखिए 99, करा कि 1947 के पूर्व कांग्रेस अधिवेशन उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर आयोजित नहीं हुए थे? तो पहली बात ये जान लीजिए कि 1947 से पहले उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन कांग्रेस के हुए। अब इसमें किस स्थान पर नहीं हुए थे? तो आगरा में नहीं हुआ। अब जरा देख लिया जाए किन किन स्थानों पर हुआ था। तो सबसे पहले 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। दूसरा भी 1892 में हुआ इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। तीसरा 1899 में हुआ लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की। चौथा 1905 में हुआ बनारस में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। पांचवा 1910 में हुआ इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेंडर बर्न ने की। छठवां लखनऊ में 1916 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। सातवां कानपुर में हुआ 1925 में सरोजिनी नायडू। आठवां लखनऊ में हुआ 1936 में जवाहरलाल नेहरू। और नौवां मेरठ में हुआ 1946 में JB कृपलानी के समय। यानी आपने 9 अधिवेशन देख लिए। 99 का सही जवाब होगा ए, यहाँ आगरा में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 100वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है, दूसरी तरफ जिला दिया है, यहाँ से भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है। करेक्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर याद रखिएगा डी, सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य बांदा से संबंधित नहीं है, इसका संबंध महाराजगंज से। यानी जो सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये महाराजगंज में। बाकी सुमेलित है विजय सागर वन्य जीव अभ्यारण्य महोबा से, पटना वन्य जीव अभ्यारण्य एटा में, पार्वती अरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य गोंडा में। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश के जो पॉपुलर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली में, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच में, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बांदा में, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर में, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य आगरा और इटावा में, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र में, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य मेरठ, गाजियापुर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर के इलाके में। ठीक है, इस प्रकार आपने महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य को देख लिया। हाँ, कुछ और एक छूट रहा है, जैसे कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी बहुत पूछता है वाराणसी में। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य ये बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में, यह भी प्रश्न पूछा गया है। पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य पीलीभीत में। इतने वन्य जीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश में आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं। इस प्रकार आज हम लोग पहले टेस्ट के दूसरे भाग को यहीं पर रोकते हैं। तीसरा पार्ट में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे और आगे जब हम लोग दूसरा टेस्ट सीरीज करेंगे तो उसमें यह प्रयास किया जाएगा कि 75 प्रश्न के 2 भाग में टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाए, ताकि समयबद्ध तरीके से पूरा हो जाए। आप लोगों को जैसे वीडियो उपलब्ध हो वैसे आप लोग पार्ट कंप्लीट करते रहें, बाद के लिए कुछ मत छोड़िएगा। यदि आप समय से कंप्लीट करते रहेंगे तभी आपको बाद में रिवीजन का प्रॉपर मौका मिलेगा, तभी इसकी उपयोगिता सही होगी।